ओके। तो देखो यहाँ पे कि ये जो यूएसएसआर था वो बेसिकली था क्या। सबसे पहले तो वो एक यूनियन था, 15 कंट्रीज़ थी वो उसके अंदर आती थी। और उनका बेसिकली जो था इन्फ्लुएंस, जो रशिया जो आप देख रहे हो, ये रेड वाला जो एरिया ये रेड वाली जो कंट्री देख रहे हो, ये रशिया थी। ठीक है। तो ये जो बाकी की कंट्रीज़ रहती थी, ये भी इनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहती थी, मतलब इसके सैटेलाइट स्टेट्स थे। और इन्होंने मिलके एक यूएसएसआर जो है, एक सोवियत यूनियन, एक यूनियन बना लिया था। यूनियन मतलब कि इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी जो थी वो बेसिकली सेम रहती थी। ठीक है, इंस्पायर्ड थी। तो इसी के जो सोवियत यूनियन जो था, इसको हम यूएसएसआर बोलते थे, और ये सोशलिस्ट कंट्री जो थी वो हुआ करती थी। ठीक है। अब देखो, कम्युनिज्म की कोई डिफाइंड डेफिनेशन तो है नहीं। कार्ल मार्क्स जो था वो कहता था कि भाई क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, तो कोई डिफाइंड कम्युनिज्म की यहाँ पे नहीं थी डेफिनेशन। ठीक है। तो यूएसएसआर की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सारी कंट्रीज होती हैं, देखो हर कंट्री जो है वो अपना इंटरेस्ट मान के चलती है। अगर उनका इंटरेस्ट फुलफिल होता है तब तो ठीक है, अगर मतलब निकलता है तो ठीक है, अगर मतलब नहीं निकलता है तो क्या होता है कि वो, उनके जो इंटरेस्ट अगर नहीं मीट हो रहे हैं इस रशिया से, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग होने लगेंगे। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो कंट्री रहेगी उसकी तरफ यहाँ पे जाने लगेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि ये जो है इसमें डेविएशन आने लगा और ये जो कंट्रीज थी ये टूटने लगी, और रशिया जो है वो वीक क्यों हो गया था। तो इसके कुछ बहुत सारे, पहली बात तो हमें पता था कि यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रही थी, उसकी वजह से यूएसएसआर जो था वो इवेंचुअली कभी ना कभी तो वीक होता। ठीक है। तो ग्लोबल रीजंस थे इसके कुछ, और कुछ इसके डोमेस्टिक रीजंस थे। ठीक है। तो देखो ग्लोबल रीजंस की अगर हम बात करते हैं इसमें, पहली बात तो देखो कम्युनिज्म, आप बताओ कि क्या होता है, तब आपको बेसिक आइडियोलॉजी समझ आएगी और बेसिक आपको इकोनॉमी समझ आएगी कि वो किस तरीके से काम कर रही होगी। ठीक है, बताओ यहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था। सोशलिज्म कोई बताना चाहेगा। सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशल, सोसाइटी, मतलब कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो कौन ओन करेगा, कम्युनिटी ओन करता है। कम्युनिटी ओन करता है। ठीक है। तो आप देखो कि क्या ये लॉन्ग टर्म में कम्युनिज्म है या फिर सोशलिज्म है वो सस्टेन कर पाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप है, तो हो सकता है कि उसमें से जो 7 लोग होंगे, उन लोगों का काम करने में मन नहीं लगता होगा, है ना। आप सबको बिठा के तो काम नहीं कर सकते हो, इसमें यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब भाई आपके आपके ये पूरा आपका जो है ये ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर 10 तरीके के लोग हैं, आपने बना ली सोशलिस्ट इकोनॉमी। इनमें से ये जो 5 6 7 लोग हैं, ये लोग जो हैं ये काफ़ी कामचोर हैं, इन लोगों का काम करने का मन नहीं करता, और इसमें से जो 2 लोग हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके की अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ कि भाई इसमें से जो 5 लोग हैं वो तो कुछ काम ही नहीं करते, और जो 2 लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। ठीक है। और एक जो है वो छुट्टी पे ही रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है पूरा इस टाइप का इकोनॉमी आगे चल के सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें लेबर का डिवीजन जो है या जो प्रॉफिट है वो एक तरीके का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है, कैपिटलिज्म कहता है कि भाई जो अगर हम एडम स्मिथ की बात करते हैं, ठीक है, एडम स्मिथ जो है उस टाइम जब ग्रेट डिप्रेशन था और जब उस टाइम न्यू इकोनॉमिस्ट जो थे वो आ रहे थे, तो एडम स्मिथ क्या कहता था, वो लेबर की डिवीजन की बात करता था। वो कहता था कि भाई अगर कोई यहाँ पे लकड़ी का काम अच्छे से करता है, कारपेंटर है, तो उसको आप उससे आप कारपेंटर वाला काम कराओ, जरूरी नहीं कि वो प्लम्बर वाला काम करे। ठीक है। तो जो जिस चीज़ में एफिशिएंट हो उसका लेबर डिवीजन उसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि भाई देखो इंडिया में किस तरीके से था, वर्ण सिस्टम था, तो बाय बर्थ बाद में वो फिक्स हो गया था। भले ही वो बंदा जो है एफिशिएंट हो या नहीं हो, लेकिन बाय बर्थ उसको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कैपिटलिज्म में आप क्या प्रमोट करते हो, आप एफिशिएंसी को प्रमोट करते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा, ए बंदा जो है वो क्या करता है, वो एक नंबर ऑफ चेयर, मतलब जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो एक नंबर ऑफ चेयर जो है वो 3 घंटे में बना रहा है, और दूसरा जो बी है वो आपका 2 घंटे में बना रहा है, तो आप यहाँ पे बी को प्रेफर करोगे ना, इसको एम्प्लॉयमेंट दोगे, क्योंकि एफिशिएंटली प्रोडक्शन ये ज़्यादा बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको फायदा होगा, ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्टिविटी वाली जो एफिशिएंसी है ये इस वाले सिस्टम में लैक करेगी, कम्युनिज्म में लैक करेगी। ठीक है। क्योंकि सब जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे,
ऊपर से ये क्या होगा, आप ये समझ सकते हो कि ये जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग भी आगे चल के क्या हो जाएँगे, ये कहेंगे कि भई हम इतना सारा काम करते हैं, हम पूरे दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या हैं, ये सिर्फ़ यहाँ पे 2 घंटे काम करते हैं। तो ये कहेंगे चलो हम भी क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम कर देते हैं। हम भी जाके 2 घंटे पे आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि पैसे तो हमें उतने ही मिलते हैं, जितना ये लोग को मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहती है, इसकी प्रोडक्टिविटी आगे चल के कम हो जाती है। ये जो है, ये पूरा जो इकोनॉमी सोशलिज्म वाला होगा, ये आगे जाके कोलैप्स करने लगेगा। ऊपर से ये क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का लेन-देन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इकोनॉमी में इनकी इमर्ज करने लगेगी, और जब यहाँ पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम इमर्ज करने लगेगी, तो रशिया जो है, वो आपका क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, ठीक है, समझ नहीं आया तो मुझे बोलना कि भाई नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी श्वेता। मैम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में हमेशा थोड़ा सा दिक्कत रहता है, वो उसका डिफरेंस बता दीजिए ना। अच्छा देखो, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म जो है वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट बिजनेस। अच्छा, आप मानो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, बनिया कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा क्या करती है, मुनाफे की बात करती है, ठीक है? तो आप उसी का थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन ले लो, कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं। कैपिटलिज्म जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ बनियागिरी है, विच प्रमोट्स, या फिर बिजनेस क्लास है जो हमेशा एक तरीके का प्रॉफिट चाहती है। अब वो चाहे कैसे भी आए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो लेबर की कॉस्ट कम करके आए कि भाई हम इसको अगर इससे हम अगर 100 रुपए की जगह 50 रुपए में काम करा लें तो हमारा 50 रुपए यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है? और आप रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ता खरीदो ताकि आपका जो है यहाँ पे मुनाफा हो पाए। तो कैपिटलिज्म जो है बेसिकली जो चाहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में हो मुनाफा, ये होता है कैपिटल का मतलब ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जो 4 फैक्टर्स आपके कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, मनी, ठीक है, एक और होता है। तो इन 4 को एफिशिएंटली यूज करना ताकि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? और इसको आप जोड़ते हो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की मतलब आपका जो सामान है वो इस तरीके से डिसाइड नहीं हो कि इस कंट्री का आपको एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिमांड है, आपके सामान की डिमांड है, तो हमें क्या है, हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसी भी कंट्री में जाके बेचें। उसके थ्रू क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो यूएस था वो क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो यूएस जो है वो क्या प्रमोट करता है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। मतलब कोई भी कंट्री जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी दुनिया में बेच पाए, मतलब एक तरीके का प्रॉफिट बिजनेस क्लास जो है वो अर्न कर पाए, ये होती है कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म का मतलब है कि अब देखो, ये जो पूरा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो रहा था तो लोगों से ये जो लेबर वाला फैक्टर है, इतना ये लोग काम कराते थे कि भाई 15-15 घंटे ये लोग काम कराने लगे थे। तब उस टाइम मार्क्स जो है वो ये एक तरीके की आइडियोलॉजी लाते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि ये सारे लोग जो हैं, जो जो काम कर रहे हैं, वो उनके पास बिल्कुल खाने के लिए भी पैसे नहीं है, आप उनको पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, एक तरीके की आप स्लेवरी करा रहे हो, ठीक है? और रिसोर्सेज कौन ओन कर रहा है, ये ऊपर के जो फर्स्ट जो 1% लोग हैं, जो ओनर्स हैं इस पूरे फैक्ट्री के, वो लोग इसको ओन कर रहे हैं, ठीक है? और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तब ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई नीचे के जो लोग हैं, ये रिसोर्सेज जो ये लोग 1% लोग ओन कर रहे हैं, ये इनके पास नहीं होनी चाहिए, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ये जो क्लास लेबर क्लास है उसके अंदर। तब ये आता है कॉन्सेप्ट जो है सोशलिज्म का, मतलब सोसाइटी जो है पूरी लार्जली होल्ड करनी चाहिए इन रिसोर्सेस को, ठीक है? तो कम्युनिज्म जो है वो इक्वालिटी की बेसिकली बात करता है और सबका साथ सबका विकास वाला ऐसा वाला टाइप का जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। कैपिटलिज्म जो है वो आगे चल के क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनइक्वल डेवलपमेंट उसमें होता है, ठीक है? जैसे आप अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे भी गरीब लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सबके पास ही रिसोर्सेज होंगे कुछ। और इंडिया देखो, अब इंडिया भी जो है हाफ उसने बीच का रास्ता अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। क्या है, थोड़ा सा एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने किया है, और दूसरा क्या है, हमारे पास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मेजरली क्या है, प्राइवेट बिजनेस होता है, ठीक है?
और आपका सोशलिज्म में क्या होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो ओन कर रहे हैं, तो लोगों के बिहाफ पे एक कोई जो गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट ही सारे रिसोर्सेज को ओन करेगी, ठीक है। फिर उसका एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म हो जाता है। तो आई गेस ये समझ आ गया कि कैपिटलिज्म क्या है और ये कम्युनिज्म क्या है, ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब बहुत फ्री मार्केट चल रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब वो मेजरली प्राइवेट होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो सरकार है वही जो रिसोर्सेस है उसको ओन करे, ठीक है। समझ आया श्वेता और बाकी सबको? यस मैम। ओके, अब देखो इसी में ये पॉसिबल नहीं होता है कि भाई सब एफिशिएंटली काम करें। तो अगर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पूरा देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो टॉप ये 1% लोग होते हैं, आप अंबानी की बात करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोई काम नहीं करते, है ना, बहुत ज़्यादा दे आर वेरी वाइज पीपल, इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और इन लोगों को पता है कि भाई पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आप इन लोगों से वेल्थ छीन के आप नीचे के लोगों पे ले आओगे, जिसमें से आधे लोग जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं और आधे लोग पढ़ने में भी विश्वास नहीं रखते। तो आप सोचो कि कितना ये इनएफिशिएंट हो जाएगा ये सारा जो प्रोडक्शन है। अब इनमें से अगर कुछ लोग काम नहीं करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को वेल प्लान नहीं करेंगे, जैसे कि कैपिटलिस्ट करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं, उनको पता है कि भाई इतना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस इन्वेस्टमेंट में उन्हें मुनाफा होगा, किस में घाटा होगा, यही जो है कम्युनिज्म में कर जाता है फेल, ठीक है। तो आज तक भी कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो अपने लोगों के स्तर पे कम्युनिस्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो परफेक्ट कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सबका अपना अपना वर्जन है, ठीक है। रशिया में अलग है, चाइना में अलग है, वियतनाम में अलग होगा, ठीक है। वो उन्होंने अपनी तरीके से उस चीज़ को ढाल लिया है, मतलब स्टेट ओन करता है वहाँ के रिसोर्सेज, ओके। तो कभी कभी वो अथॉरिटेरियन हो जाता है स्टेट। लेकिन अगर हम देखें कि जो मार्क्स यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है कि भाई कोई क्लास ही नहीं होनी चाहिए और कोई सरकारी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को ओन करें, तो इस तरीके से देखो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि ऑन ग्राउंड ऐसा हो सकता है कि भाई कोई सरकारी नहीं है, लोग ओन कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा सोसाइटी में? यस मैम। है ना, मतलब अब आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हर कोई यहाँ पे चाहेगा कि भाई उसके पास ज़्यादा हो, ये दूसरा ए बंदा चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हो, बी चाहेगा उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे सोसाइटी में, रादर देन कि भाई रिसोर्सेज सबके पास इक्विटेबल होने चाहिए। लेकिन ह्यूमंस तो ऑब्वियसली दे आर सेल्फिश पीपल, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पे इकोनॉमी इनकी क्या होने लगी, बहुत ही वीक होने लगी रशिया की, ठीक है। और जब स्टेट सब कुछ कंट्रोल करती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम डेवलप हो जाता है, मतलब रेड टेपिज्म होने लगता है। रेड टेपिज्म का मतलब कि सरकारी बाबू जो हैं, किसी का माइक खुला है? किसी का माइक खुला है तो म्यूट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब पूरा सरकार ओन कर रही है रिसोर्सेज को, तो उनका जो होगा वो पूरा कंट्रोल भी होगा, ठीक है। जैसे जिस तरीके से हमें एलपीजी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी, जो सरकारी बाबू हैं वो क्या करेंगे, वो परमिशन देंगे, अगर आपको बिजनेसेस को, अगर बिजनेस करना है किसी को आके, तो उनको लैंड लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वो पैसे मांगेंगे, बहुत सारा करप्शन हो जाएगा। ऐसी वाली इकोनॉमीज में बहुत करप्शन बढ़ जाता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमीज में। तो आप अभी भी देखते हो कि रशिया जो है उसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी आप करप्शन की बातें सुनते होंगे। करप्शन हर जगह होता है, लेकिन जहाँ स्टेट ओन प्रॉपर्टीज रहती हैं, चाइना में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, वहाँ आपको परमिशन चाहिए होती है, और परमिशन की वजह से, ये रेड टेपिज्म की वजह से आपका क्या होता है, पूरा करप्शन का स्कोप बढ़ता है, ठीक है। अब लैक ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि अगर कोई 20 साल तक के लिए रूलर बन गया तो भाई वो, ठीक है, जैसे कि पुतिन है,
पुतिन वो जो है वो काफ़ी सालों से 90s से ही, जब एंड ऑफ 90s से ही वो ही इज़ द रूलर। तो अभी 20 साल से वो अगर ये बने हुए हैं प्रेसिडेंट, तो वो बने ही हुए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको जो लोगों को है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक ही रूलर जो है वो रूल करता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते लीडरशिप के। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो यूएसएसआर में ऑब्वियसली नहीं मिलती है। आपको लगता है कि चाइना जैसी कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कोई भी अगर इसको 20 साल तक सस्टेन करना है तो इसको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना ही पड़ेगा ताकि लोग इसका विरोध ना करें, ठीक है, सप्रेस करना ही होगा। मेजरली लेनिन के टाइम से आपने देखा था कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। और वन पार्टी सिस्टम चाइना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये कब से आता है? लेनिन वाले टाइम से आता है कि भाई एक पार्टी जो है, ज़्यादा पार्टीज नहीं होनी चाहिए ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो, और एक पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए उस इकोनॉमी में। और ये अगर वन पार्टी वहाँ पे रहेगी तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? अनअकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये आप किसी भी तरीके से जो अपनी पावर है वो होल्ड करेंगे, चाहे लोग यहाँ पे परेशान हो या नहीं हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन पावर जो है ये लोग ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो इसके अब एक और रीज़न यहाँ पे होता है कि जो रशिया है, रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे वीक होता जाता है। और ये जो पूरा रशिया होता है ये बाकी सारी, और देखो 15 कंट्रीज हैं उनका यूनियन है, उनमें से एक कंट्री जो है वो बहुत डोमिनेंट है पूरी यूनियन में। आप समझो, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि पूरी यूनियन में सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी, ठीक है। उसके अलावा आप मान लो कि जैसे यूक्रेन हो गया या मोल्डोवा हो गया, इनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस भी तो होंगी, तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था कि भाई डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो एक रीजनलिज्म वाला एस्पेक्ट जो है वो डेवलप नहीं होने दिया जाता था, उसको उसको सबड्यू कर दिया जाता था, ठीक है। और इसकी वजह से रशियन लैंग्वेज जो थी वो पूरे उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो बनाई गई थी। तो देखो ये क्या होता है, इसकी वजह से लोग जो हैं वो नाराज़ होंगे, जो बाकी सारे रिपब्लिक्स होंगे वो खुश नहीं होंगे कि भाई हमारी लैंग्वेज को तो आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हो। तो एक तरीके से यहाँ पे गुस्सा होगा, वो गुस्सा जो है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक, जब बेनिफिट्स कम हो जाते हैं तो वो और बढ़ जाता है और ये लोग डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सीक्वेंस में देखते हैं, इतना समझ आया कि क्या ये मैं बात कर रही हूँ? यस मैम, ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे कि कम्युनलिज्म जहाँ पे होता है, जहाँ पे एक पार्टी सिस्टम रहता है, तो कम्युनिज्म वहाँ पे मान, कम्युनलिज्म अलग है, हाँ, कम्युनलिज्म हिंदू मुस्लिम वाला को कम्युनल कम्युनिज्म में हाँ हाँ हाँ। जैसे चाइना जो पॉलिसी है उसमें एक ही पार्टी है, तो हम्म। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पार्टी लैग करती है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो कोई बैकअप प्लान या फिर उस टाइम क्या होगा फिर? बैकअप प्लान कुछ कभी नहीं होगा, ऐसा, पावर में वो लोग रहेंगे, बस एक ही चीज़ का उसमें विरोध कर सकते हैं जब रेवोल्यूशन हो जाए। लेकिन आपने देखा, मतलब मैं, आप शायद थे नहीं उस टाइम, 89 में एक तियाननमेन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था। मतलब वहाँ पे क्या हुए थे लोग जो थे वो रेवोल्यूशन करने लगे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे, तो 1 लाख लोगों पे उन्होंने टैंक से गोलियां चला दी थी। तो उसके बाद जो है इतनी किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई भाई, जब इतने सारे लोगों को, 1 लाख लोगों को जब चाइना मार सकता है तो वो कितने भी लोगों को मार सकता है। तो वो एक साइकोलॉजी उस तरीके से डेवलप होगी है कि अब जो है हम स्टेट बहुत पावरफुल हो चुका है और हम इसके खिलाफ जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। ऊपर से जो वन पार्टी सिस्टम जो है, वन पार्टी, ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, ये भी मेक श्योर करते हैं कि ऐसा रेवोल्यूशन जो है, जो एकमात्र सोर्स जो है जो उनको यहाँ से इससे हटा सकता है, उसको ये पूरा काउंटर करके रखते हैं भाई। वो चाहे वो कोई प्रोपोगंडा हो, लोगों का ब्रेन वॉश करना हो, चाहे वो मीडिया को कंट्रोल करना हो, ठीक है। रशिया में भी मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, चाइना में भी मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, तो लोगों के दिमाग उसी हिसाब से मैन्युपुलेट करे जाते हैं कि वो सोच भी नहीं पाए कि भाई हमें यहाँ पे विरोध करना है। और इस तरीके से क्या होता है, इनडायरेक्ट जो वन पार्टी होती है वो कंट्रोल करती है। डेमोक्रेसी नहीं है ये, इनको यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी होती क्या है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मतलब बहुत अच्छे से धमका के रखा जाता है, ठीक है, बहुत अलग अलग मेथड से, चाहे वो मतलब बाय पावर हो, बाय बाय कुछ भी, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हो, उसके थ्रू ये लोग जो है दबा के रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप नहीं बोलोगे, तो
छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, लेकिन वो भी पार्टीज तभी बनाने के लिए इजाज़त दी जाती है जब वो मेन पार्टी की आइडियोलॉजी से अडेयर करे, मतलब उसकी मेन पार्टी की आइडियोलॉजी को माने। ठीक है, छोटी पार्टी भी वही वाली एग्जिस्ट करती है। अगर इन केस कोई पार्टी स्ट्रांग होती है तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यस लाइव मैम। एग्जाम्पल्स हैं जो चल रहे हैं आजकल और एग्जिस्ट करते हैं कम्युनिस्ट चाइना में और रशिया में भी। आप देखो कि वहाँ पे भी, लेकिन रशिया इज़ स्टिल बेटर कंट्री, इतना ज़्यादा वहाँ पे है नहीं। चाइना जो है वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जहाँ स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ठीक है, चलो अब देखो कोल्ड वॉर में हमने देखा था कि मैसिव स्पेंडिंग चल रही थी। मैसिव स्पेंडिंग चल रही थी, किसके ऊपर चल रही थी? एक तो स्पेस में ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। सैटेलाइट जो थी स्पुतनिक लॉन्च कर रहा था। कौन किसकी सैटेलाइट थी स्पुतनिक? यूएसएसआर की पहली सैटेलाइट थी, है ना? फिर ये लोग कह रहे हैं कि भाई यस कौन मैम। कौन से जानवर को हम भेजेंगे। सबसे पहले जो है एक लाइका करके डॉग को भेजा जाता है, यूएसएसआर ही भेजता है। तो फिर यूएस कहता है कि भाई हम भी एक एनिमल को भेजेंगे, तो वो मंकी को भेजते हैं शायद। ठीक है, फिर एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने की बात होती है कि भाई यूरी गैगरिन को भेजा जाता है। उसी तरीके से अपोलो मिशन जो है उसके काउंटर में जो नासा है वो लॉन्च कर देता है। फिर विमेन की बात होती है कि भाई कौन विमेन को अब भेजेगा, तो यूएसएसआर विमेन को भेजता है। फिर नासा जो है वो विमेन को भेजता है। तो इस तरीके से ये कोई फ्री में तो काम होता नहीं है। ये सब जो है स्पेंडिंग चल रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। साइंस टेक्नोलॉजी में ये जो स्पेस वाला एरिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करा जा रहा है। दूसरा, आर्म्स की रेस बहुत बढ़ गई थी इस टाइम। आप देखो ना कि यहाँ पे अभी के टाइम पे यूएसए के पास और रशिया के पास 5-6 हज़ार के आसपास इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो ये किस समय बने हैं? ये इस कोल्ड वॉर वाले टाइम पे ही बने हैं। इनकी जो पॉलिसी थी वो थी कौन सी? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड पॉलिसी थी भाई, कि आप इतना ज़्यादा हथियार जो है उसको इकट्ठा कर लो कि अगर हम पे अटैक होता है तो दूसरे वाले को भी म्यूचुअली हमें पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है। तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करना है हमें म्यूचुअली। तो उसके लिए आर्म्स जो हैं वो आप बढ़ाओगे। तो कंटिन्यूसली जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो पूरे एक्वायर करे जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है। बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, केमिकल वेपन्स बन रहे हैं। ठीक है, और सीरिया में भी अभी आपने देखा था कि केमिकल वेपन्स जो थे वो सीरिया का जो प्रेसिडेंट था असद, उसने छोड़े थे। अब वो असद के पास थे, वो रशिया ने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो बाद में देखो ओपीसीडब्ल्यू वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए जिन्होंने बोला कि भाई ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, कन्वेंशंस नहीं थे इनके ऊपर, लेकिन आर्म्स जो थे ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे थे। तो कन्वेंशंस बाद में बनते हैं कि भाई बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं आप नहीं रख सकते, किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ओपीसीडब्ल्यू बनता है। ओपीसीडब्ल्यू जो है वो केमिकल वेपन्स की बात करता है कि भाई इसको क्या करो, फेज आउट करो। तो इंडिया तो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल कंट्री है जिसने फेज आउट भी कर दिया। ठीक है ना, हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन है ना हमारे पास केमिकल वेपन्स है। हमारे पास पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ फेज आउट किया। तो इंडिया जो है वो डिजर्व करता है भाई अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। जितना क्रेडिबली और रिस्पॉन्सिबली हिस्ट्री में इंडिया ने बिहेव किया है ना, वो बहुत ही लेजिटिमेटली एक अच्छा वर्ल्ड पावर बन सकता है आगे 20-30 साल बाद। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो अब देखो इनके आर्म्स जो हैं ये सब एक दूसरे को ये इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब देखो, एक तो आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट है, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग में खर्च नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उससे हथियार खरीद रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो लोकल लोग होंगे वो सफ़र करेंगे इस मैसिव स्पेंडिंग की वजह से। देखो जो रॉकेट्स ये लोग बना रहे हैं वो आम जनता को तो बेनिफिट नहीं करेंगे, वो तो एक पावर शो है। और जो आर्म्स ये लोग बना रहे हैं वो भी आम जनता को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग जो हैं उनके अंदर इरिटेशन बढ़ता जाएगा कि भाई ये हम हमारा जो मेन मकसद है, आम जनता को क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान, है ना? वो अगर उनको नहीं सफिशिएंटली प्रोवाइड होता है तो उसके उस वो रेवोल्यूशन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। मतलब सरकार को जो है रिप्लेस करने के चांसेस जो हैं वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है कि मैसिव स्पेंडिंग की वजह से डोमेस्टिकली जो रशिया को खर्च करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है, और वीक इकोनॉमी होता जा रहा है और लोग भी जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है,
अब देखो इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो शुरू होता है, ठीक है। उस टाइम जो है 86 में ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो देखा जाता है। एक तरीके से जो सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी। क्यों स्टैग्नेंट हो गई थी? मैन्युफैक्चरिंग पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमी ऊपर से क्लोज्ड है। तो आपको लगता है कि इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे? एक, आपकी इकोनॉमी कब बढ़ेगी? जब आप एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी एक्सपोर्ट कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी ना। और एक्सपोर्ट भी ये क्या करेंगे जब इनके पास सोशलिस्ट इकोनॉमी है और जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे जो 4 लोग हैं वो काम ही नहीं करना चाहते हैं और 2 लोग हैं वही काम कर रहे थे, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ये यहाँ पे कुछ भी ये ऑल्टो बनाएंगे, ऑल्टो जैसी कार बनाएंगे। जबकि जहाँ पे कैपिटलिज्म है वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या करेंगे लोग? वहाँ पे करेंगे कि भाई हमें मर्सिडीज बनाने के लिए हमें एकदम हाई स्पीड वाली कार चाहिए, लग्जरी कार्स चाहिए, लोगों की इनकम वहाँ पे अच्छी खासी होगी। तो वहाँ पे मोटिवेशन रहेगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का। तो कम्युनिस्ट कंट्री पे ना तो प्रोडक्ट्स होंगे बेचने के लिए, ठीक है, ऊपर से क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये इकोनॉमी पूरी स्टैग्नेंट हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा इस पूरी कंट्री में, ठीक है। तो जिस तरीके का ग्रेट डिप्रेशन 1930s में यूएस फेस कर रहा था, उसी तरीके से सोवियत यूनियन जो है 1986 के बाद ये पूरा अपना इकोनॉमिक रिसेशन जो है फेस करता है, क्योंकि अब ये पैसा जो है अपनी इकोनॉमी में खर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी की बात करती हूँ मैं कि ये क्या थी। तो देखो 1985 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न होता है जो सोवियत यूनियन का, जिसका कारण डिसोल्यूशन होता है। तो 1985 में क्या होता है कि एक लीडर जो है उसको हम बोलते हैं मिखेल गोर्बाचेव, ठीक है, ये पावर में आते हैं। अब आप समझ रहे हो कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है इस टाइम सोवियत में, और मिखेल गोर्बाचेव जो है वो इस समय पावर में आ रहे हैं 1985 में। तो इनको लगता है कि भाई मैं ये वेस्टर्न एजुकेटेड थे, ठीक है, इन्होंने देखी है भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज इन्होंने देखी थी, कि ये उस टाइम मार्केट स्टडी कर रहे थे उसका, कि किस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो अपनी वो जाते हैं सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई कितनी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके स्टोर्स में। तो इनको एक बात समझ आती है कि हमें भी अपनी क्या करनी पड़ेगी, इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। उसी के बाद जो है हमारी कुछ तरक्की पॉसिबल है, ठीक है। तो वेस्टर्न ऊपर से क्या होता है कि ये लगातार जो है ये यूएस के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी उस टाइम उस यूएस का प्रेसिडेंट है, वो कंटिन्यूअसली गोर्बाचोव से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से गोर्बाचोव जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो वहाँ से पढ़े लिखे भी हैं और वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यूएसए से, उसकी पॉलिसी से, कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज तो बहुत तरक्की कर रही हैं। तो ये 2 रिफॉर्म्स लाएंगे, एक को हम बोलते हैं ग्लासनोस्ट और दूसरे को हम बोलते हैं पेरिस ट्रोइका, ग्लासनोस्ट और पेरिस ट्रोइका। अब देखो ग्लासनोस्ट में क्या ये बात करेंगे, ग्लासनोस्ट में ये बात करेंगे ओपननेस की, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्लोज्ड है, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। दूसरा, लोग जो हैं वो क्या है, यहाँ पे बात नहीं कर पाते, ये वेस्टर्न आइडिया से बहुत ही प्रभावित रहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह से। तो ग्लास नॉस्ट में ये कहते हैं कि भाई ओपननेस मार्केट वाला ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा स्टेट कंट्रोल जो है उसको आपको कम करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच देना पड़ेगा, थोड़ी सी आज़ादी दो आप इनको, ठीक है। और जब ये लोग क्या करेंगे, इनको आज़ादी मिलेगी, तो ये सरकार में कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। पहले क्या है कि लोग जो हैं वो मुंह बंद करके रहते हैं, तो वो कुछ भी सुझाव होता है तो उसको नहीं दे पाते। अब क्या होगा, जब हम इनको बोलने की आज़ादी देंगे तो ये लोग हमें कुछ सजेस्ट करेंगे कि भाई हमें ये चाहिए, उससे हमें डिमांड पता चलेगी। तो इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है ग्लासनोस्ट में, ठीक है। और स्टेट का कंट्रोल जो टाइट था उसको लूज करने की बात हो रही है कि भाई हम इतना जो कंट्रोल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसको लूजन अप करा जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी ग्लासनोस्ट की बात। पेरिस्ट्रोइका में क्या हो रहा है, पेरिस्ट्रोइका में जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है, इसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है। अब अच्छा, अब रीस्ट्रक्चरिंग किसकी बात हो रही है,
कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ श्वेता, क्या कह रहे हो? मैम ये लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सीपीएसयू। हम्म पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लाना चाहते हैं, लेकिन मेनली ये अभी जो है रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं बिजनेस में भी। पेरिस्ट्रोइका के थ्रू ये क्या करेंगे, बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अच्छा, बिजनेस में किस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे? आपको याद होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स जब हमारे कंट्री में आई थी, उससे क्या हुआ था कि जो पीएसयूज थे, हमने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई थी। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेटाइजेशन करते हो यहाँ पे, तो ये पीएसयूज को कंपटीशन मिलता है बाहर वाली। आप एफडीआई अलाउ करते हो, कैपिटल अकाउंट को खोलते हो, तो एफडीआई आता है, ठीक है। और फिर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन पीएसयू को चैलेंज करती हैं, और ये पूरा जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड होता है। तो ये पेरिस्ट्रोइका में कॉम्पिटिटिव बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश हो रही है। पहले क्या होता था कि ये जो डिमांड और सप्लाई वाला जो चीज़ था, वो कौन कंट्रोल करता था? गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता था, सरकार का बहुत ज़्यादा अब कुछ भी काम करना है, सरकार का काम नहीं है ना कि भाई बिजनेस करे, सरकार का काम है कि भाई सरकार चलाए। तो अगर यहाँ पे सारे पीएसयूज होंगे, तो इनको सस्टेन करने के लिए स्पेंडिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू कम होगा। तो ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी कि भाई अब करो, आप प्राइवेट एंटिटीज़ को अलाउ, कंट्रोल कम करो, एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस का इन्वायरमेंट बनाओ, ठीक है। तो अब आप सोचो, क्या ये बहुत ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स हैं? कोई कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री इतने साल से रही, 1919 से जो है वो ये कंट्री कम्युनिस्ट रही। अब आप यहाँ पे इतने साल 70-80 साल बाद आप कह रहे हो कि यहाँ पे इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, और इनको क्या करो, जो कंपटीशन है वो जो ख़त्म कर दो। तो आपको लगता है कि क्या ये चीज़ जो है सस्टेनेबल रहेगी? अच्छा, बताओ कि क्यों सस्टेनेबल नहीं रहेगी? ऐसा क्या हो जाएगा? लोग क्या पागल हो जाएंगे? मतलब ये रिफॉर्म्स तो बहुत ही अच्छे हैं, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, भाई बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दी जा रही है। ये प्रेस की फ्रीडम जो है वो मतलब यहाँ पे दी जा रही है। तो ये क्यों इस तरीके से इसका जो है जो डिसइंटीग्रेशन होने लगे, कोलैप्स क्यों होने लगेगा सोवियत यूनियन? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कुछ मैम बताओ। मैम हमें लग रहा है कि अचानक से जब बदलाव आएगी तो अचानक से जब बदलाव आएगी तो उनको हम्म पता नहीं चलेगा कि कैसे उस पे रिएक्ट करना है या फिर वर्क किस तरह से होगा। तो हम्म वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखो अब क्या होगा, पहले लोगों के अंदर कुछ भी शिकायत होती थी तो वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपने ग्लासनोस्ट ला दिया है। तो ग्लासनोस्ट जो अगर आप ले आते हो, तो उसकी वजह से लोग क्या होंगे, खुली बुराई करने लगेंगे, ठीक है। और जब खुली बुराई करने लगेंगे, तो अगर यहाँ पे एक एक इंसान को पता है उसके बारे में, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये स्प्रेड करे हर जगह। तो ये पूरी कंट्री में क्या होगा, अगर एक जो था वो गुस्सा था, तो ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। बी सी डी जितने भी लोग हैं, एक लार्जर ग्रुप के जो लोग हैं, वो यहाँ पे नाराज होने लगेंगे। उनको पता चलेगा कि अरे भाई, ये हम कितने यहाँ पे बिछड़ रहे हैं। ऊपर से क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ मैंने अभी बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में मर्सिडीज बन रही है और इनकी कंट्री में ऑल्टो बन रही है, तो ये देखेंगे, एक लिविंग स्टैंडर्ड अपना देखेंगे और वेस्टर्न कंट्रीज का देखेंगे, तो ये अब और भी क्रिटिसाइज करने लगेंगे। ये कहेंगे कि नहीं यार, हमारी कंट्री में तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। और इस तरीके से एक तरीके का टर्मोइल प्रोड्यूस होने लगेगा कंट्री में, और सरकार कुछ कह भी नहीं रही है। मिखेल गोर्बाचोव जो है, वो कुछ नहीं कह पाते हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को बुराई करने दो, उनका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो कुछ बोलेंगे नहीं ग्लासनोस्ट के अंदर, क्योंकि इसीलिए वो ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ओके, तो पॉलिसी तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन सोवियत जो है उस टाइम तैयार नहीं है ऐसी पॉलिसी के लिए, या ये लोग जो हैं उस पॉलिसी के लिए तैयार नहीं है, इतनी ओपननेस के लिए। हर चीज़ जो है वो आपको रेडिकली नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज लाना चाहिए, ठीक है। जहाँ इतने सालों से आपको प्रेस में फ्रीडम नहीं दी है, तो अगर आप एकदम से फ्रीडम दे दोगे, तो लोगों को नहीं समझ आएगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करें या किस तरीके से उसकी प्रति बिहेव करें,
ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लासनोस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल इस कंट्री में क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो मैंने पेरेस्ट्रोइका की बात करी, तो पेरेस्ट्रोइका की वजह से ये जो रीस्ट्रक्चरिंग था, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस जो है, बिजनेस मैंने अभी आपको बताया कि वो सब आने लगे, प्राइवेट बिजनेस को अलाउ कर दिया। जब आप प्राइवेट ओनरशिप लेके आते हो और आप अपनी गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगा कि सरकार का जो कंट्रोल है इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, एक तो वैसे ही हम किस में हैं, ये किस में थे, यहाँ पे सैचुरेशन में थे, ठीक है, पूरा सैचुरेटेड इकोनॉमी थी। अब आप यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप लेके आ रहे हो अचानक से, तो सरकार जो है, जो इसका कंट्रोल है वो चला जाएगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ये अपना करते थे पीएसयूज पे और जगह पे, पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल जो इनका रहता था वो खत्म होने लगेगा इसकी वजह से, ठीक है। और देखो, जो जो बेसिक जो गवर्नमेंट होती थी, एक चीज़ आप समझो कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो लार्जर पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो कैपिटलिस्ट या जो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगी जिनमें ज़्यादा मुनाफा हो। कोई ऐसे पब्लिक गुड्स जो हैं वो कोई बनाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो हमेशा कैसे गुड्स बनाए जाएंगे, जो जो एसेंशियल गुड्स जो हैं वो लैक करने लगेंगे जब पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी इस समय आएगी, ठीक है। तो बेसिक गुड्स की कमी हो जाएगी, एसेंशियल गुड्स जिनको कहते हैं, ठीक है, तो उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट समझ आया? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये जो थे ये मेन 2 रिफॉर्म्स थे। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई फैक्टर्स जो हैं उनको एनालाइज करो कि किस तरीके से जो सोवियत कम्युनिज्म है वो कोलैप्स हुआ, और उसमें आप जो है मिखेल गोर्बाचोव की पॉलिसीज़ लिखोगे, ये कीवर्ड्स यूज़ करोगे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। बाकी उसके अंदर क्या लिख रहे हो उसकी बस बेसिक लिख देना कि भाई ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने प्रमोट किया, और पेरेस्ट्रोइका में आप बिजनेस जो है उसको प्राइवेट ओनरशिप लेके आ रहे हो, स्टेट का कंट्रोल कम कर रहे हो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना, ये मेन रीजंस हैं, ठीक है। ओके, अब देखो उस टाइम जो लीडर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये लीडर्स जो हैं ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूएस में जो प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रेगन, ये भी बराबर जो हैं बात कर रहे हैं, और गोर्बाचोव से ये बात कर रहे हैं, और कोल्ड वॉर जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, ये अब कह रहे हैं कि नहीं अब बहुत हो गया है, और हमें अब रशिया से बात करनी चाहिए। लेकिन ये एक तरीके का प्रोपोगंडा ही है, मतलब रशिया से बात करनी चाहिए, नॉट दैट कि हम कमज़ोर हो गए हैं, थोड़ा सा हमें उन्हें अपनी इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये गोर्बाचोव से बात करते हैं और अपने रिलेशंस को ठीक करते हैं। एक स्पीच भी ये देते हैं कि भाई कम्युनिज्म जो है वो कितना ख़राब है, और जो है उसकी ऑब्वियसली ऑब्सेशन होता है कि कम्युनिज्म ख़राब है यूएसए को, और एक प्रोपेगेंडा जो है यूएस की तरफ से चालू हो जाता है कि भाई कम्युनिज्म ख़राब है, ये पूरा अब फ्रीडम ऑफ स्पीच आ चुका है यूएस में या यूएसएसआर में, तो लोग सुनेंगे तो वो और बुराई करेंगे। वो दे अगर आप नीचे बॉटम टू अप अप्रोच अपनाओ, लोग ही अगर कम्युनिज्म की बुराई करने लगे, तो बहुत पॉसिबल है कि जो आपकी सरकार रहेगी वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर डब्ल्यू बुश जो एच.डब्ल्यू. बुश हैं, ये भी आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से रशिया जो है वो फेडरेशन बनता है 1991 में, ठीक है। ओके, अब देखो बोरिस येल्त्सिन आते हैं। ये जब फेडरेशन बन जाता है तो उसके ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस होने लगते हैं, लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विरोध करने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 मेन फिगर्स होते हैं जिनका मेन रोल होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब जब रशिया वीक होगा तो जो ईस्टर्न यूरोपियन वाली कंट्रीज़ हैं उनके अंदर उनको लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग हो जाना चाहिए, और हमें अपनी कंट्री अलग से इंडिपेंडेंटली बनानी चाहिए, ठीक है। तो यही समय जो होगा, बर्लिन वॉल जो हमने 1961 में देखी थी बनी हुई, वो कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि लोग जो थे वो
वो जुड़े हुए थे, ठीक है, एथनिसिटी इनकी सेम थी। तो लोग चाहते थे भाई कि हमें क्यों डिवाइड कर रखा है। तो बर्लिन वॉल है उसको तोड़ दिया जाता है 1989 में। लोग जो है मतलब उसके बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर्स थे, लोग जो थे उसको तोड़ते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और मतलब आते हैं, मतलब बिल्कुल जो एक डिवीजन था जर्मनी का वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एक तरीके से दे वर एस्केपिंग द कम्युनिस्ट वर्ल्ड बाय गोइंग टू ऑस्ट्रिया थ्रू हंगरी where the border fences were coming down, ठीक है। तो लोग जो हैं वो यूनाइट होने लगते हैं, वो परेशान थे कम्युनिज्म से। और ये एक बर्लिन वॉल वाला इंसिडेंट जो है ये बहुत ही मेजर लैंडमार्क था कि भाई कम्युनिज्म जो था वो फेल कर रहा था उस टाइम ऑन दी पीपल लेवल ऑल्सो, ठीक है। फिर रेवोल्यूशंस होते हैं कंटिन्यूसली। जब ये रशिया वीक पड़ा है तो बाकी सारी जो 15 जो यहाँ पे 14 सब नेशनल सोवियट्स जो थे, ये कंट्रीज जो हैं क्या कर रही हैं, पोलैंड में आपका ईस्ट जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी की वजह से यहाँ पे जो बर्लिन वॉल होता है वो गिर जाता है, वहाँ पे भी विद्रोह हो रहा है। फिर बल्गेरिया में, रोमानिया में, बाल्टिक कंट्रीज जो हैं, ये सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो है वो जाग रही है और ये कंटिन्यूसली विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो पहले क्या होता था, हमने 1956 में देखा था कि हंगरी में जैसे ही विरोध चालू होता है वैसे क्या करता था, रशिया जो है वो टैंक्स लेके भेज देता था, ठीक है, उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन अभी जो है गोर्बाचोव जो है वो कहीं पर भी, ये जो आप ये रेवोल्यूशंस देख रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे 89 में बहुत सारी कंट्रीज में, ये जो जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, सैटेलाइट कंट्रीज हैं, इनमें रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। लेकिन मिखेल गोर्बाचेव जो है वो आर्मी को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब यहाँ पे सोवियत जो इसको सप्रेस नहीं कर रहा है तो ये जो अलग होने की भावना जो है ये और ज़्यादा वायलेंट होती जाएगी। जैसे कि रोमानिया में जो है रेवोल्यूशन और वायलेंट हो जाएगा, इसकी वजह से ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा और ये सिचुएशन नहीं संभलेगी, ठीक है। अब फाइनली ये जो कंट्रीज थी ये सब 15 कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गई। ये सारी कंट्रीज थी कौन सी, लातविया थी, लिथुआनिया थी, मोल्डोवा थी, ताजिकिस्तान था, ठीक है। सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी वो भी सारी डिसॉल्व मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं रशिया से। फिर अर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया भी जो है वो पार्ट था, बेलारूस, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो पांचों यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज जो हैं, लातविया, लिथुआनिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बेलारूस तो अभी आपको इसका बॉर्डर पता होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे लगता है, ठीक है। ये सारी डिसॉल्व हो जाएंगी और अलग अलग नेशंस ये बना लेंगी, ठीक है। मैम वहाँ पे जो इमेज था, वो जो सिंबल था, वो कम्युनिज्म का सिंबल है ना? कहाँ पे? वो जो एक कार्टून कैरेक्टर। कहाँ पे, नहीं समझ आ रहा मुझे। मैम दैट सिकल एंड उसको क्या बोलते हैं, हथौड़ा। हाँ 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 हाँ, ये कम्युनिज्म का सिंबल है ये पूरा। अब ये तो वो डिसइंटीग्रेट ये हो रहा है। सिंबलाइज कर रहा है कि कम्युनिज्म ब्रेक हो गया है। बिल्कुल 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 सही। ये कम्युनिज्म वाला जो है सिंबल है, सोवियत का सिंबल है बेसिकली। तो ये देखो इसको टूटता हुआ दिखा रहे हैं कि ये 15 हिस्सों में टूट गया है, ठीक है। तो अब देखो उस टाइम ये यही बात होती है जो पुतिन को बहुत खराब लगती है कि भाई हमारा कंट्री जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में आके बहुत ही गलत टाइम पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और जो होना नहीं चाहिए था, तो उस टाइम से उनका जो सेंटीमेंट है इससे बहुत एसोसिएटेड है, जो यूएसएसआर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा अब पुतिन ही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं, वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं इसको। लेकिन रिवाइव करना हो या नहीं करना हो, वो एटलीस्ट बीच में बफर तो चाहते ही हैं, ठीक है। तो बेलारूस जो है वो कम्प्लीटली इनटू फर्स्ट स्टेट जो अभी कंट्री है जो कम्प्लीटली इनटू रशिया हो चुका है, ठीक है। तो स्पीच सुनना, लुकाशेंको पता है ना, बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है, जो लीडर है, तो वो तो ही इज़ टोटली इनटू वो कि भाई मुझे जो है लीड करने के लिए बोला है पुतिन ने। तो मैं लीड करूँगा सोवियत की आर्मी को जब यहाँ पे यूक्रेन पर अटैक करेंगे। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं अब हो भी सकता है रिवाइव और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। अभी तो खैर यूक्रेन पे ही बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए हैं। ओके, ठीक है।
सो एक कू भी होता है इसमें 91 में, और कू जब होता है तो अभी आपको मैंने बताया था कि बीच में रिपब्लिक की फॉर्मेशन होती है। तो रिपब्लिक जो है वो कौन देखता है, बोरिस येल्सिन देखते हैं इसको, ठीक है। और ही वाज कम्प्लीटली इन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। रोनाल्ड रेगन उनकी साथ जो है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर नहीं थे, ये कम्प्लीटली उनके इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। और उसमें भी जो ये रिपब्लिक्स होते हैं, यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये पावरफुली इमर्ज करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है? हम बोलते हैं कि वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो उसका मतलब क्या होता है? प्रियम्बल याद करो। मैम हम लोग मतलब एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और वो हम लोग को रूल करता है वैसा। हेड ऑफ द स्टेट मतलब इलेक्टेड। अब वो चाहे मोनार्की को आप रिपब्लिक नहीं बोलोगे, कोई भी यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो भी रिपब्लिक हो सकती है, मतलब आपका हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। तो रिपब्लिक जहाँ आ गया वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज रिपब्लिक, ओके। सो यही बेसिकली इनकी कहानी है, ठीक है। अब ये यूक्रेन वाला इशू जो है वो भी यहीं पे स्टार्ट हो रहा है। ये जो बोरिस येल्सिन है, ही इज साइनिंग इसमें कि भाई आप नेटो को आगे चल के एक्सपैंड नहीं करोगे। एक डिक्लेरेशन भी साइन होगा जो इस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट और जर्मनी जो है वो पूरा इस बोरिस येल्सिन को बोलेंगे कि भाई हम बिल्कुल भी एक्सपैंड वगैरह नहीं करने वाले, और तुम क्या करो, तुम आराम से ये जो है अपना कंट्री को देखो। मतलब एक तरीके से यहाँ पे इसको परसुएट करेंगे ये सारी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, रिपब्लिक बनने के लिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, इकोनॉमी थोड़ा बहुत खोलने के लिए, ठीक है। उसको परसुएट करेंगे रशिया को। देखो इसके जो भी ये पूरा इशू हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसी के बाद इंडिया की पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहले आपकी बायपोलर वर्ल्ड थी, अब आपकी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई है। कुछ सोचो अब क्या होगा, इंडिया का क्या होगा? इंडिया किसको सपोर्ट करता था कोल्ड वॉर में? बताओ किसको सपोर्ट करता था इंडिया? रसिया। इंडिया रशिया के फेवर में रहता है ना। आपने देखा था कि जब लिबरेशन वॉर हो रही है तब भी रशिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान और यूएसए एक साथ रहते थे, तो बाइपोलर वर्ल्ड थी। हमारा जो आइडियोलॉजी था वो थोड़ा सा रशिया के साथ मिलता था, 5 ईयर प्लान्स और ये सब हम लाते थे। ऊपर से कैपिटलिज्म को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे, क्योंकि इम्पीरियलिज्म को हमने झेला था, कॉलोनिज्म को झेला था, तो वो एक तरीके का कैपिटलिस्टिक ही थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। कॉलोनीज क्यों बना रहे थे? रॉ मटेरियल्स के लिए तो बना रहे थे ना। तो हम उस आइडियोलॉजी से दूर रहते थे। वैसे हमें सोशलिज्म ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, क्योंकि इसमें वेलफेयर की बात होती थी। तो इंडिया जो था वो थोड़ा सा प्रो रशियन था। जब अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इंडिया की मजबूरी बन जाती है कि आपको यूएसए को फेवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो और सेकेंड वर्ल्ड का अब ये फॉल हो चुका है, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो बन चुकी है। इंडिया क्या अब यहाँ से जो है, इंडिया क्या प्रमोट करता है आज की डेट में? इंडिया क्या प्रमोट करता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, हर किसी के पास पावर होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल पोल्स होने चाहिए, सिर्फ 2 या 1 में नहीं पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिस्ट रिजीम्स जो होती हैं ये गिर जाती हैं। लॉर्ड फेयर के सिर्फ चार पांच कंट्रीज जो हैं वो बचती हैं। रशिया बचता है आपका, चाइना बचता है, वियतनाम बचता है, ठीक है। ये 4-5 कंट्रीज जो रहती हैं उन्हीं में ये जो लाओस है, क्यूबा है, चाइना है, वियतनाम है, इन्हीं कंट्रीज में आपका जो गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिस्ट होती है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज सिर्फ 5 बचती हैं, ये इसका इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, वही मैंने आपको आइडियोलॉजिकली बताया, यूनिपोलर वर्ल्ड में सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ से क्या आएगा, 1991 के बाद इंडिया में भी देखो एलपीजी रिफॉर्म्स आएंगे। अब यूएस जो है वो डोमिनेट करेगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पूरा यहाँ पे बात करी जाएगी, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन होगी इसी टाइम पे 1995 में, कि इसको ग्लोबलाइजेशन को कौन देखेगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ
फ्रीडम, ये ट्रेड की जो फ्रीडम है उसको कौन देखेगा? तो पूरा ऑर्डर जो है वो सेटअप करा जा रहा है इस यूनिपोलर वर्ल्ड में। मेजरली जो सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी यूएस का डोमिनेशन जो है आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि अब यहाँ पे एक यूएसए डोमिनेंट इकोनॉमी जो है पूरे दुनिया में क्रिएट होगी, ठीक है। और न्यू अलायंसेस जो ये बाल्टिक कंट्रीज आपने देखी थी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये वाली जो कंट्रीज थी, ये किसके साथ अलाइन हो जाती हैं? ये नेटो के साथ अलाइन हो जाती हैं। बाल्टिक कंट्रीज पता है ना कौन सी हैं? जो 3 कंट्रीज होती हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये इमीडिएट रशिया के साथ ही ये कंट्रीज भी कहाँ पे अलाइन हो गई? नेटो को ज्वाइन कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो कंट्रीज क्या कर रही है? नेटो को ज्वाइन कर रही हैं। अब 2008 में भी यूक्रेन भी यहाँ पे ज्वाइन करने लगा नेटो को, ठीक है। तो अब रशिया का दुख यही है कि भाई हम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तुम नेटो को क्यों एक्सपैंड कर रहे हो? अभी आज की डेट तक में जो नेटो है वो एक्सपैंड कर रहा है, और जो इन्होंने वादा किया था गॉर्बेचोव को कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, वो एक्सपेंशन इन्होंने कोई भी वोकल प्रॉमिस